मराठा साम्राज्य में क्या है, इसके संस्थापक हैं शिवाजी। लेकिन शिवाजी से पहले मुगलों का विरोध इनके पिताजी ने शुरू किया था और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। तो मुगलों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले शिवाजी से पहले व्यक्ति थे इनके पिताजी शाहजी भोसले। अब शाहजी भोसले के बारे में दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो शाहजी भोसले थे ये अहमदनगर में नौकरी करते थे, मतलब अहमदनगर का जो नवाब था उसके यहाँ पे काफी उच्च पद पे थे। फिर अहमदनगर में ही शासन स्थापित हुआ मलिक अंबर का। तो ये जो मलिक अंबर था अहमदनगर में, इसने दोस्तों गुरिल्ला युद्ध नीति इसी ने शुरू की थी। दक्षिण भारत में गुरिल्ला युद्ध नीति क्यों? क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत में जो एरिया है वो इस तरीके से उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र है, छोटे छोटे पहाड़, क्योंकि दक्कन का पठार है, तो वहां पर मैदान नहीं है, आमने सामने का युद्ध उतना इंप्रेसिव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे छिप के अटैक करने की जो नीति है गुरिल्ला वार, ये सक्सेसफुल हो सकता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले करी थी मलिक अंबर ने। अब क्योंकि शिवाजी के पिताजी यहीं पे रहते थे, नौकरी करते थे, शिवाजी का बचपन भी यहीं कटा, तो इसी मलिक अंबर से इन्होंने ये गुरिल्ला युद्ध नीति सीखी थी। आगे जाके जब शिवाजी शासक बने तो उनके साम्राज्य में जो उनकी भू राजस्व व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो भी पूरा का पूरा मलिक अंबर से इंस्पायर्ड था। ठीक है, तो कहने का मतलब शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति और अपनी भू राजस्व व्यवस्था दोनों जो है मलिक अंबर से सीखी थी, जो कि अहमदनगर में था और वहां पर इनके पिताजी नौकरी करते थे। इसके बाद दोस्तों अहमदनगर से छोड़ के इनके पिताजी शाहजी भोसले फिर नौकरी करने लग गए बीजापुर में। तो पहले अहमदनगर में करते थे, किसी बात को लेकर खटपट हुई और फिर ये नौकरी करनी शुरू कर दी इन्होंने बीजापुर में। और तब बीजापुर का शासक था आपका यूसुफ आदिल शाह। अब देखो इन्हीं सिनेरियो को एक एक करके कनेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब इनके पिताजी पहले अहमदनगर में नौकरी करते थे और फिर बाद में कहां पर आपका बीजापुर, नौकरी का मतलब किसी उच्च पद पर थे। अब शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका बचपन बीता और कैसे कैसे एम्पायर खड़ा किया। इनका जन्म दोस्तों 19 फरवरी 1627 को हुआ था शिवनेर के किले में। इनके पिता का नाम जैसे आपको बताया शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले जी की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था तुकाबाई और दूसरी पत्नी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई को दोस्तों भी राजमाता जजाऊ भी कहा जाता है, और क्योंकि इनकी जो वो है आपकी क्या बोलते हैं जन्म, तो उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है महाराष्ट्र में। तो राजमाता अगर जजाऊ की बात हो रही है, इसका मतलब जीजाबाई जी की बात हो रही है। तो शाहजी भोसले की जो दो पत्नियां थी उनमें जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी और तुकाबाई के पुत्र थे एकोजी। ठीक है, तो तुकाबाई और जीजाबाई दोनों शाहजी भोसले की पत्नी, और शिवाजी की माता जीजाबाई और तुकाबाई के जो पुत्र थे वो थे एकोजी। शिवाजी के दोस्तों जो आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर, तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। ठीक, और जिनसे इन्होंने अपना सैन्य प्रशिक्षण, पूरी की पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त की, वो थे कोंडदेव। तो इनके जो सैन्य गुरु थे वो थे कोंडदेव, और जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। अब शिवाजी की भी दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम है साईबाई और दूसरे का नाम है सोयराबाई। इसी का नाम कई बार किताबों में मिलता है सूर्याबाई। तो सूर्याबाई या सौर्याबाई जी एक ही है। तो साईबाई और सोयराबाई। साईबाई के पुत्र थे, उनका नाम था शंभाजी, और जो सोयराबाई थी इनके पुत्र का नाम था राजा राम। बात ध्यान रखनी है, शिवाजी की दो पत्नियां थी साईबाई और सोयराबाई। साईबाई के पुत्र थे शंभाजी और सोयराबाई के पुत्र थे राजा राम। तो अब जब शिवाजी की डेथ होगी तो इनकी मृत्यु के बाद जो साम्राज्य है, अब देखो वो कैसे कैसे कंट्रोल होगा। लेकिन उसके पहले जरा पहले शिवाजी को पढ़ लेते हैं कि शिवाजी ने कौन कौन सी किलों को जीता। तो टॉपिक है शिवाजी के युद्ध अभियान। दोस्तों सबसे पहले शिवाजी ने 1645 में तोरण के किले को जीता। ठीक, तोरण के किले के बाद शिवाजी की जो सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है वो मानी जाती है 1656 में जावली विजय। जावली का जो किला है महाराष्ट्र में ही था और यहाँ का शासक था चंद्रराव मौर्य।
तो चंद्रराव मौर्य को हराया था और इसको हराने के बाद इन्होंने जावली के किले को जीता। दोस्तों जब जावली के किले को इन्होंने जीता तो यहाँ से इनको काफी धन मिला, धन के साथ साथ सैनिक भी मिले और यहाँ से मतलब ये मान के चलो कि इनका जो साम्राज्य था वो काफी ताकतवर हो गया। और यही जावली में ही एक जगह पड़ती थी रायगढ़। 1656 में ही शिवाजी ने इसी रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो जो ये जावली की विजय है 1656 में शिवाजी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और यहीं पर स्थित था रायगढ़, इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब दोस्तों 1669 की बात आती है। अब क्योंकि बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, इन्होंने आदिल शाह के जो क्षेत्र थे, जो किले थे, उनको जीतना शुरू किया। ठीक, अब जब आदिल शाह के किलों को जीतना शुरू किया तो आदिल शाह नाराज होगा। तो आदिल शाह ने क्या करा, इनके जो पिता थे, जो उसके यहाँ पे नौकरी करते थे, शाहजी भोसले, इनको बंधक बना लिया कैद में। अब किसी तरीके से शिवाजी ने जाके अपने पिताजी को छुड़ाया, लेकिन उसके बाद इन्होंने आदिल शाह के क्षेत्रों को जीतना जारी रखा। जब आदिल शाह परेशान आ गया तब तो उसने अपने मंत्रियों के साथ बैठ के बातचीत की कि भाई शिवाजी को कैसे रोका जाए, कैसे संभाला जाए। तो आदिल शाह का एक सेनापति था, उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान ने कहा कि कोई बात नहीं, शिवाजी की जो है मैं टैकल कर लूंगा और मैं इनकी हत्या भी कर दूंगा। तो ये मान के चले कि जो अफजल खान था बहुत ताकतवर व्यक्ति था। ताकतवर का मतलब कि कम से कम इसकी हाइट होगी 6.5 फीट की और जबरदस्त व्यक्ति। इसने योजना बनाई कि मैं संधि के लिए एक मित्रतापूर्ण इनसे मुलाकात करूंगा और ये शर्त रखूंगा कि कोई भी हथियार और सेना लेके नहीं आएगा और आसपास मेरी सेना छिपी रहेगी और मौका देके आक्रमण करके शिवाजी को मार देंगे। लेकिन शिवाजी इससे भी ज्यादा चतुर थे, उन्होंने इसकी चाल को पहले ही भांप लिया। तो जो हाथ होता है आस्तीन, तो आस्तीन में वो एक हथियार छुपा के लेके गए और जैसे ही अफजल खान से गले मिला तो पीछे से पूरी की पूरी जो खोपड़ी टाइप थी वो उसके अंदर घुसा दी और वहीं पर इन्होंने अफजल खान को मार दिया। तो 1659 की बात है। यहाँ से शिवाजी को प्रसिद्धि मिल गई बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अफजल खान उस समय का कोई छोटा मोटा सेनापति नहीं था, बहुत ताकतवर सेनापति था, आसपास के क्षेत्र में डंका था इसका और इसको शिवाजी ने निपटा दिया 1659 में। अब दोस्तों क्योंकि बीजापुर का विलय औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में कर लिया और औरंगजेब मुगल बादशाह था और शिवाजी लगातार बीजापुर के क्षेत्रों को जीत रहे थे, तो सीधी सी बात है अब शिवाजी का जो टकराव है औरंगजेब के साथ में होगा। तो जब औरंगजेब शिवाजी को हैंडल नहीं कर पाया तो औरंगजेब का एक मामा था शाइस्ता खां, इसने शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को हैंडल करने के लिए और शाइस्ता खान ने क्या किया, पूना के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसने पूरे के पूरे पूना को कब्जा कर लिया। शिवाजी किसी तरीके से वहां से निकल गए, लेकिन फिर यहाँ पे क्या था, शाइस्ता खान के यहाँ पे पूना के किले में शादी थी, बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, पूरी मुगल फौज भी थी, सारी सेनाएं भी थी, यहाँ पर सब चीजें थी। तो शिवाजी बारातियों के भेष में केवल 100 सैनिकों को लेके आए थे और वो 100 के 100 सैनिक इस पूरी की पूरी फौज को तबाह करके गए। और इसके ऊपर जब शाइस्ता खां के ऊपर तलवार से आक्रमण किया शिवाजी ने, तो इसने उसको हाथ से रोका और हाथ से रोकने में इसकी 3 उंगलियां कट गई और खिड़की से कूद के बड़ी मुश्किल इसने जान बचाई। तो कुल मिला के 1663 में शिवाजी ने औरंगजेब का जो मामा था शाइस्ता खां, इसको हराया और हरा के पूना पे कब्जा किया। अब औरंगजेब के साथ संबंध खराब हो गए शिवाजी के, तो अब जो है शिवाजी स्टार्ट करेंगे मुगलों के क्षेत्रों को लूटना और अपने में मिलाना। तो मुगलों का उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था गुजरात का सूरत, यहीं से सारा का सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था मुगलों का। तो शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा। लूटने का मतलब ये नहीं कि कोई लुटेरे थे या कोई वहां पे लूट के सामान, लूटने का मतलब ये मैसेज देना औरंगजेब को कि जो तेरे से हो सकता है कर ले और ये वाला क्षेत्र हमारे अंडर में है, अगर बिना हमारी मर्जी के कुछ करोगे तो यही हाल करेंगे तुम्हारा। खैर औरंगजेब ने क्या किया 1665 में, जो उसका सबसे योग्य सेनापति था जयसिंह, अब अपने सबसे योग्य सेनापति जयसिंह को भेजा और जयसिंह और शिवाजी के बीच में
युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हारते हैं और हारने के बाद 1665 में इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि। तो 1665 में पुरंदर की संधि औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच में। ये संधि क्या थी दोस्तों? संधि ये थी कि भाई जितने भी किले मुगलों के शिवाजी ने जीते हैं वो सारे के सारे वापस, और जितने किले शिवाजी के मुगलों के पास है वो मुगले वापस कर देंगे। और तीसरी शर्त, जो शिवाजी है वो औरंगजेब से मिलने के लिए जाएंगे और बदले में जो औरंगजेब है उनको एक राजा की तरह मान सम्मान देगा। ये संधि हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में, और इस संधि के तहत 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाते हैं। अब जब शिवाजी आगरा जाते हैं मिलने के लिए औरंगजेब से, तो दोस्तों औरंगजेब का जब दरबार लगता था या किसी भी मुगल बादशाह का, तो उसके आसपास बैठने की जगह होती थी। कुछ लोग राजा के निकट बैठते थे और कुछ लोग राजा से दूर बैठते थे या बादशाह से। तो ये जो लोग नजदीक बैठ रहे हैं ये बड़े मनसबदार हैं, जो थोड़ा सा और दूर बैठ रहे हैं ये इनसे छोटे, और जो और दूर बैठ रहे हैं ये इनसे छोटे। तो इसने क्या किया औरंगजेब ने, इसने शिवाजी को जो 5000 के मनसबदार थे, तो जो वो जिस लाइन में वो बैठते थे वहां पर बिठाया। इस बात से शिवाजी नाराज हुए। उन्होंने कहा भाई मैं तो राजा हूं अपने क्षेत्र का, मैं तेरा मनसबदार थोड़ा ही हूँ, मनसबदार तो मतलब तुम्हारा नौकर। इस बात को लेकर औरंगजेब के साथ भरे दरबार में इनकी खटपट हुई और इन्होंने काफी सुनाया औरंगजेब को। औरंगजेब अपने औकात पे आ गया तुरंत। इसने भरे दरबार में शिवाजी को कैद करा और कैद करके कैद खाने में डाल दिया। तो आगरा में जो जयपुर महल है, जयपुर महल में शिवाजी को कैद कर दिया 1666 में। लगभग 99 दिन शिवाजी इसकी कैद में रहे, और कैद में रहने के बाद तो आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जो फल आते थे बड़ी बड़ी टोकरियों में, उन टोकरियों में फल के साथ बैठ के ये बाहर फरार हो गए। तो जब शिवाजी बाहर फरार हो गए जयपुर महल आगरा से, अब वापस फिर औरंगजेब के साथ लड़ना शुरू करेंगे। अब औरंगजेब को समझ आ जाता है कि भाई इस आदमी के साथ लड़के जीता नहीं जा सकता, इसके साथ तो तालमेल बना के चलो, और तालमेल बना के ये अपना साम्राज्य चलाते रहे, हम अपना साम्राज्य चलाते रहे। इसी वजह से 1668 में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, उसको कहा जाता है गजब की संधि। ठीक है। अब गजब की संधि में जो औरंगजेब है शिवाजी को राजा की उपाधि देता है, आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद संबंध फिर गड़बड़ होते हैं। तो 1670 में शिवाजी सूरत को फिर दोबारा लूटते हैं। पहली बार लूटा था 1664 में और दूसरी बार फिर लूटा 1670 में। 1670 में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट विजय करते हैं शिवाजी, और शिवाजी मुगलों के एक किले को जीतते हैं जिसका नाम था कोंढाना का किला। ये कोंढाना का किला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने मूवी देखी होगी तानाजी मालुसरे अजय देवगन वाली, तो वही जो पूरा का पूरा किला था वही किले का नाम था कोंढाना। शिवाजी खुद इस अभियान में जाने वाले थे, लेकिन शिवाजी के बचपन के मित्र थे, ठीक है, बाल सखा थे, उनका नाम था तानाजी मालुसरे। तो तानाजी मालुसरे योग्य सेनापति थे, मित्र थे, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये अभियान पे मैं जाऊंगा। और तानाजी मालुसरे इस अभियान को लीड करते हैं और 1670 में कोंढाना के किले को जीत लेते हैं। लेकिन इसमें तानाजी मालुसरे शहीद होते हैं। और उसके बाद जब शिवाजी को ये सूचना मिलती है कि कोंढाना का किला तो जीत लिया लेकिन तानाजी मालुसरे नहीं रहे, तो तब शिवाजी बोलते हैं कि सिंह आला पर गढ़ गेला, मतलब आपका सॉरी गढ़ आला पर सिंह गेला, मतलब गढ़ तो आ गया लेकिन जो शेर है वो चला गया। और तब इस कोंढाना के किले का नाम रखा जाता है सिंहगढ़। तो जो कोंढाना का किला है या सिंहगढ़ है ये दोनों एक ही है। पहले नाम था कोंढाना, बाद में नाम रखा गया सिंहगढ़, और तानाजी मालुसरे जो सेनापति थे उन्होंने इसको जीता था 1670 में। अब 1674 में शिवाजी ने कहा कि भाई अब तो मैं जो है गद्दी पे बैठूंगा और गद्दी पे बैठ के एक बादशाह की तरह, राजे की तरह पूरा राज तिलक कराऊंगा। तो 1674 में पंडित गंगा भट्ट से ये क्या कराते हैं, अपना राज तिलक कराते हैं, और 1674 में ही छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। तो इनका राज तिलक होता है पंडित गंगा भट्ट से।
छत्रपति के उपाधि धारण करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। तो बात चलती है कि भाई ये तो अपशकुन हो गया, आपके माताजी का देहांत, तो ये तो अपशकुन है, अब इसको सही करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, 1674 में ही इनका दूसरी बार फिर राज तिलक होता है, लेकिन ये वाला राज तिलक होता है तांत्रिक विद्या से, और तांत्रिक विद्या से कराने वाला व्यक्ति का नाम है निश्चल गोस्वामी। तो पहली बार 1674 में पूरे रीति रिवाज से, और दूसरी बार तांत्रिक विद्या से निश्चल गोस्वामी। शिवाजी के बारे में जानने के लिए कुछ किताब हैं, जैसे उनमें से एक इंपॉर्टेंट किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। इस किताब के लेखक हैं जदुनाथ सरकार। 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक, ये इनका डेथ हुई थी इस तारीख को। जब शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में, तो दोस्तों इनके जो पुत्र थे संभाजी, उनके साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने अपने पुत्र संभाजी को जेल में रखा हुआ था, कैद में। तो जब शिवाजी की डेथ हो गई, तो अभी आपको मैंने बताया था कि शिवाजी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था आपका साईबाई, और दूसरी का नाम था आपका सोयराबाई। तो जो सोयराबाई है वो अपने बेटे राजा राम का राज तिलक करती है और उसको गद्दी पे बिठा देती है। लेकिन राजा राम तो अभी बच्चा है, गद्दी पे बिठा दिया तो शासन कौन चलाएगी, सोयराबाई। लेकिन जैसे ही 1680 में शिवाजी की डेथ होती है और इसको गद्दी पे बिठाती है, तो तभी कैद से छूट के बाहर आ जाते हैं संभाजी। अब संभाजी क्या करते हैं, इस सोयराबाई के ऊपर आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करने के बाद सोयराबाई को हरा देंगे, और हराने के बाद अपने आप गद्दी पे बैठ जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि शिवाजी के बाद गद्दी पे कौन बैठा, तो सबसे पहले बैठा था राजा राम, और राजा राम को हटा के 1680 में ही गद्दी पर बैठे थे कौन, शिवाजी। तो शिवाजी के बाद में इनका मराठाओं का साम्राज्य का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पढ़ेंगे बाद में, पहले शिवाजी के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों शिवाजी का प्रशासन, तो शिवाजी का जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, इंडिया के मैप पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो उत्तरी सीमा थी नॉर्दर्न, ये थी सूरत। सूरत वैसे मुगलों के अंडर में था, लेकिन शिवाजी अपना क्षेत्र मानते थे और लगातार इसको लूटते भी रहते थे। अगर सबसे दक्षिण साउथ मोस्ट एरिया की बात करो तो कर्नाटक, सबसे पूर्वी क्षेत्र महाराष्ट्र में सतारा या कोल्हापुर, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कोंकण तट। तो कोंकण तट आपको पता है गोवा के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरीके से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण शिवाजी के साम्राज्य की ये क्या है, बाउंड्रीज है। दोस्तों शिवाजी ने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किया था। जो उनका अपना क्षेत्र था, पैतृक क्षेत्र, उस क्षेत्र को ये बोलते थे स्वराज्य, और ऐसा क्षेत्र जो इन्होंने दूसरे राजाओं से जीता था उसको ये बोलते थे मुल्क ए कादिम। तो मुल्क ए कादिम का मतलब वो क्षेत्र जो इन्होंने जीता है दूसरे राजाओं से या दूसरे साम्राज्यों से, दैट इज मुल्क ए कादिम। और जो इनका अपना क्षेत्र है उसको ये बोलते थे स्वराज्य। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों शिवाजी की मंत्री परिषद भी थी, और इनकी मंत्री परिषद को कहा जाता है अष्ट प्रधान, जिसका प्रमुख मुखिया वो होता था पेशवा। तो जरा देखते हैं इस अष्टप्रधान में कौन कौन थे। अष्टप्रधान में सबसे पहले सर ए नौबात, ये कौन था, सेनापति। अमात्य, ये कौन था, राजस्व या वित्त मंत्री। तीसरा कौन था, वाकिया नवीस। वाकिया नवीस का काम क्या था, गृह मंत्री या दरबार की जो कार्यवाही है उसको रिकॉर्ड करना। एक था सचिव, इस सचिव को चिटनेस भी कहा जाता था, ये पत्र व्यवहार जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है उसका हेड था। एक था सुमंत या दबीर, ये था विदेश मंत्री। एक था पंडित राव, ये धार्मिक मामले देखता था। न्यायाधीश आपको पता है चीफ जस्टिस। और दोस्तों 8वां था पेशवा। तो पेशवा कौन था, जो इन सबका पूरी की पूरी मंत्री परिषद का प्रधान होता था। तो शिवाजी ने अपने कार्यकाल में जिस व्यक्ति को सबसे पहला पेशवा अपॉइंट किया था उनका नाम था मोरोजी पिंगले, नाम ध्यान रखना। तो शिवाजी के काल में प्रथम व्यक्ति जो पेशवा बना था उनका नाम था मोरोजी पिंगले। अब बात आती है शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था की।
कि इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे था। दोस्तों, इनकी भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी के ऊपर आधारित थी। रैयतवाड़ी में जो रैयत शब्द है, रैयत शब्द का मतलब है किसान, और इससे जो पूरा का पूरा सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में क्या है कि जो टैक्स है, जो भू राजस्व है, वो किसानों से सीधे वसूला जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को आपने ठेका दे दिया, किसी जमींदार को, सामंत को, कि इतना पैसा वसूल करो, इतना मुझे दो, इतना अपने पास रखो, नहीं। जो भी टैक्स है वो सीधा किसानों से वसूला जाएगा। इस सिस्टम को कहा जाता है रैयतवाड़ी। तो जो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी, इसके जनक थे अन्नाजी दत्ता। ये नाम ध्यान रखना है, अन्नाजी दत्ता। जो टैक्स था वो 1/3 से लेके 2/5 तक होता था, मतलब 33 से लेके और 40% तक इसका भू राजस्व वसूला जाता था। इस भू राजस्व के अलावा शिवाजी 2 टैक्स और वसूल करते थे। एक का नाम था सरदेशमुखी, एक का नाम था चौथ। जो सरदेशमुखी था वो 1/10 था, ठीक है। और ये सरदेशमुखी क्यों वसूलते थे? बोलते थे कि भाई ये जो क्षेत्र है हमारा पुश्तैनी क्षेत्र है, हम ही काफी समय से यहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो हमारा अधिकार है यहाँ से ये टैक्स वसूलना। तो सरदेशमुखी अपना पुश्तैनी अधिकार के लिए। और एक टैक्स होता था चौथ, चौथ का मतलब 1/4। तो जितने भी शत्रुओं के, दुश्मनों के एरियाज होते थे उनसे वसूलते थे चौथ। और क्यों वसूलते थे? बोलते थे कि भाई अगर आप हमें चौथ दोगे तो एक तो हम आपके यहाँ पे लूटपाट नहीं करेंगे, और अगर दूसरा कोई लूटपाट करने आएगा तो हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे। तो भू राजस्व के अलावा ये 2 टैक्स वसूलते थे शिवाजी। एक का नाम है सरदेशमुखी 1/10 और दूसरा चौथ 1/4। दोस्तों, जो शिवाजी की सामंती व्यवस्था थी, जो सामंतवाद था पूरा का पूरा, उसको कहा जाता है सरंजामी व्यवस्था। जो मराठा साम्राज्य में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक लिपि थी, तो लिपि का नाम है मोडी लिपि। तो ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन हो गया शिवाजी के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा मराठा में स्टार्ट होता है कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य। शिवाजी की जब डेथ हो गई 4 अप्रैल 1680 को, तो उसके बाद में ये मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, तो वही कहानी जो भी आपको बताई थी वापस रिलेट करेंगे। दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु के समय उनके बड़े पुत्र संभाजी को जेल में रखा गया था। तो फिर क्या हुआ, इनकी जो दूसरी पत्नी थी सोयराबाई या सूर्याबाई, इसने अपने अल्पवयस्क पुत्र राजा राम का राज्याभिषेक करा और उसकी संरक्षिका बन के शासन चलाना शुरू कर दिया। तभी संभाजी कैद से छुट के बाहर आ गए, सोयराबाई की हत्या कर दी और गद्दी पे बैठ गए। तो 1680 से लेके और 89 तक गद्दी पे बैठते हैं संभाजी। मतलब राजा राम भी गद्दी पे रहा 1680 में, लेकिन कुछ महीने के लिए, और इसी में तख्ता पलट कर दिया संभाजी ने। अब संभाजी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हैं, एक तो इन्होंने अष्टप्रधान का विघटन, अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया था। एक मराठी बहुत फेमस कवि हुए हैं, कवि कलश, तो ये भी इनके दरबार में रहते थे। औरंगजेब का दोस्तों एक विद्रोही पुत्र था अकबर। अकबर वो वाला अकबर नहीं जिसकी आप समझ रहे हो, इसका औरंगजेब का एक बेटा था, विद्रोही पुत्र था। तो संभाजी ने इसकी हेल्प करी, और इसकी हेल्प करने का आरोप लगा के औरंगजेब ने संभाजी के ऊपर आक्रमण किया और 1689 में संभाजी को बुरी तरीके से हराया, और हराने के बाद इनकी हत्या करी। तो 1689 में संभाजी को हरा के इनकी हत्या करी औरंगजेब ने। अब संभाजी की हत्या हुई। अब संभाजी की हत्या करने के बाद औरंगजेब ने काम और किया, इनकी जो पत्नी थी येसुबाई और इनके जो पुत्र थे साहू जी, इन दोनों को डाल दिया जेल। तो औरंगजेब ने 1689 में संभाजी की तो हत्या कर दी, इनकी पत्नी येसुबाई और शाहू जी को कहां पे डाल दिया? आपका जेल में। अब वो व्यक्ति जो शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में गद्दी पे बैठा था, राजा राम, जिसको हटा के गद्दी पे बैठे थे संभाजी, अब ये बड़ा हो चुका है और 1689 में अब गद्दी पे बैठता है राजा राम। और 1689 से लेके 1700 तक ये व्यक्ति गद्दी पे रहता है। और जितने भी मुगलों के क्षेत्र थे, सॉरी, जो मराठा साम्राज्य के क्षेत्र थे जो मुगलों ने जीते थे, लगभग वापस ले लेता है सारे। लेकिन अचानक से सब चीजें ठीक हो रही होती हैं और 1700 में इसकी अचानक से डेथ हो जाती है। जैसे ही 1700 में इसकी डेथ होती है, तो इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों इसकी जो पत्नी है ताराबाई,
वो इसका बेटा कौन, शिवाजी सेकंड। इस शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करती है और शासन चलाना शुरू कर देती है ताराबाई। तो राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 के बाद उसकी पत्नी ताराबाई शासन चलाती है अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करके। तो 1700 से लेके और 1707 तक गद्दी पे रहती है ताराबाई। ताराबाई दोस्तों पूरे मराठा इतिहास की या पूरे मराठा साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण महिला है, सबसे ज्यादा वीरांगना, सबसे ज्यादा साहसी महिला। इसने जब 7 साल का शासन चलाया 1707 तक, तो दोस्तों जितना भी मराठा एरिया मुगलों के अंडर या औरंगजेब के एरिया अंडर में था, लगभग सारा एरिया इस महिला ने आजाद करा के वापस ले लिया था और दोबारा से इसने पूरा मराठा एम्पायर बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन तभी क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है तो इसकी डेथ के बाद गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह प्रथम। और आपको पता है ये बात है 1707 की। बहादुर शाह प्रथम शांति की नीति अपनाता है और ये क्या करता है कि वही जो येसु भाई और उनके पुत्र शाहू जी जो जेल में कैद किए थे औरंगजेब ने, उन दोनों को आजाद कर देता है। तो जैसे ही शाहू जी जेल से बाहर आते हैं तो शाहू जी और ताराबाई के बीच में 1707 में युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। इस खेड़ा के युद्ध में शाहू जी जीतते हैं और ताराबाई की हत्या कर दी जाती है और 1707 में कमान हाथ में आ जाती है किसके, आपका ताराबाई के, सॉरी क्या बोलते हैं आपका शाहू जी के। तो यहाँ पर आपके ताराबाई की तो मृत्यु हो गई और उसके बाद गद्दी पे बैठ गए कौन, शाहू जी। लेकिन दोस्तों एक बात आपने ध्यान रखनी है, छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ताराबाई जो शासन कर रही थी वो शासन कर रही थी शिवाजी सेकंड के नाम से, ठीक है। शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक किया था। इसी शिवाजी सेकंड का जो पुत्र है, इसके पुत्र का नाम है संभाजी सेकंड। ये बात ध्यान रखने, बड़ा तो हो ही गया ये, और पहले 10-12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में शादी कर देते थे। तो जो ताराबाई शासन कर रही थी अपने पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करके, इस शिवाजी सेकंड का पुत्र कौन था, संभाजी। तो जैसे ही 1707 में शाहू जी जेल से बाहर आते हैं कैद से, तो ताराबाई की तो हत्या कर देते हैं और अपने आप गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि शिवाजी सेकंड के पुत्र संभाजी तथा शाहू जी के बीच में साम्राज्य को लेके विवाद, टकराव, कि भाई साम्राज्य शिवाजी सेकंड के पुत्र संभाजी के पास रहेगा या शाहू जी के पास रहेगा। तो संभाजी सेकंड बोलता है कि भाई हूं तो मैं भी इसी परिवार का, तो थोड़ा बहुत एरिया तो मुझे भी मिलना चाहिए, और शाहू जी ये एरिया देने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के मराठा साम्राज्य के अंदर शाहू जी और संभाजी सेकंड के बीच में विवाद चल रहा है। अब दोस्तों जब शाहू जी 1707 में गद्दी पे बैठते हैं तो ये अपना पेशवा नियुक्त करते हैं बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं शाहू जी के और ये आपका 1713 में नियुक्त किए जाते हैं। तो शाहू जी तो गद्दी पे बैठ गए थे 1707 में, लेकिन बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने अपना पेशवा अपॉइंट किया 1713 में। और ये मान के चलो कि यहाँ से जो शाहू जी हैं वो पावर उनके हाथ में तो हो गई कम और सारी की सारी पावर अब किसके हाथ में आती चली गई, पेशवा। तो यहाँ से शाहू जी के बाद से अब हमने मराठा साम्राज्य में पढ़ने हैं पेशवा। तो शाहू जी के शासन काल में सबसे पहले पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ। फिर इनके बाद इनके बेटे बाजीराव प्रथम, फिर उसके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, और एक एक करके पेशवा आए। तो दोस्तों यहाँ से शाहू जी के बाद से जो हमारा मराठा इतिहास शुरू होगा उसमें हमने क्या पढ़ने हैं, पेशवा पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज देखो 10 बज गए, लेट भी काफी हो गया, इतना ही रख लो। इस पीपीटी को आप कल पढ़ लेना, कल थोड़ी लंबी क्लास कर लेंगे 1 घंटे की, मराठा समाप्त करेंगे और मराठा से आगे शुरू कर लेंगे अपना इतिहास में नेक्स्ट टॉपिक। किसी का कोई डाउट